हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की समरी। और इसके बाद हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे और असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद इस वीडियो के बाद एक जो वीडियो आएगा वो आएगा नोट्स का, कि हम पूरे चैप्टर के प्रॉपर तरीके से नोट्स देखने वाले हैं। तो पहले ये समरी और प्लस नोट्स पे आप इनको समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग शॉर्ट पे समझेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉपर नोट्स देखने वाले हैं। और चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर रखा है, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन। भाई एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो डाल्टन ने हमें बताया था कि सबसे छोटा सा पार्टिकल जो होता है ना मैटर का, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। कैथोड रेज क्या होती हैं? कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और कुछ पार्टिकल्स की बनी होती हैं, निगेटिव चार्ज कैरी करती हैं और हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट समरी दे रही हूँ पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो की थी वो मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया था जे थॉमसन ने, और उन्होंने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके थ्रू हमें पता लगा था कि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ होता है। चार्ज इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो चार्ज और मास हमें ये पता लग गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने, एनोड रे से। अब याद रखना कि कैथोड रे से हमें पता लगा था क्या? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे से हमें पता लगा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। और एनोड रे जो है वो हम लोगों को बताता है प्रोटॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कैथोड रे और प्रोटॉन के बारे में एनोड रे, ठीक है। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। और इस पर कितना चार्ज होता है? देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ना उस पर तो निगेटिव चार्ज होते हैं, और जो इसमें क्या होता है चार्ज प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, और इसमें 1.6 10⁻27 kg, ठीक है। ये हो गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने। इसका चार्ज जो है वो 0 होता है और मास होता है 1 यूनिट। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन कुछ दे देंगे तो मास क्या होता है? मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो होता है 0। अब मॉडल ऑफ एटम, 3 टाइप के मॉडल ऑफ एटम है। कल जब हम लोग नोट्स की वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको समझ लेंगे कि मॉडल ऑफ एटम्स में क्या क्या है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, रदरफोर्ड है और बोर का है। बोर कर देता है वो इसलिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखो, सिंबल जो होता है एटॉमिक नंबर का वो हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है कि भाई Z होता है सिंबल, विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट। तो Z जो है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z हमारा क्या होता है? Z एटॉमिक नंबर होता है, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर का सिंबल जो है वो A होता है, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा ये सिंबल बन जाता है कि भाई किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर जो है, फिर उसके बाद हम ऐसे करके एटॉमिक मास दिखा देते हैं। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज एटॉमिक मास। आप किस तरीके से जो वेरियस शेल्स होती हैं, ठीक है, KLMN, इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की शेल्स होती है तो K फिर LMN कैसे कैसे इनके चार्जेस होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट की क्या होती है? तो शेल 1 यानी कि K शेल में N यानी कि शेल नंबर 1, फिर शेल नंबर 2 यानी कि इसकी जो N वाली वैल्यू होती है वो M की 3 होती है और N की 4 होती है। और K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? तो K शेल में देखो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। N शेल में 8 आ सकते हैं। ये आप लोगों को 10th क्लास में भी और आगे जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L शेल में 8 आ सकते हैं, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि कितने कितने आ सकते हैं। K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से आप लोग वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं? तो अगर इफ़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, तो अगर वैलेंस शेल में यानी कि जो बाहर, वैलेंस शेल कौन सी होती है? जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल में अगर 1
इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अगर 4 होगी तो भाई फिर तो कार्बन में ही होते हैं 4 तो। ठीक है, कार्बन के अलावा एक और होता है, आप बताएंगे, हाँ आप बताएंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि कार्बन के अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर देखिए 4 से ज़्यादा 5 है अगर किसी के वैलेंस शेल में, तो हम इसको 8 में से माइनस कर देते हैं, 8 - 5 यानी कि 3 उसकी वैलेंसी हो गई उस एलिमेंट की जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट में नोट्स में समझा दूँगी, वैसे आप लोगों के 10th क्लास में आएगी ज़्यादा। तो अगर 1 2 3 है, 1 है, 2 है या फिर 3 है तो यही वैलेंस शेल हो जाएंगे। और अगर 4 तो फिर तो वो होती हैं, शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो सब अलग है। फिर अगर 5 है, 6 है, 7 है तो 8 में से माइनस कर देंगे। 5 है तो 8 - 5 यानी कि 3 होगी वैलेंस शेल, और अगर 6 है तो 8 - 6 यानी कि 2 होगी वैलेंस शेल, मतलब उसकी कन्फिग्रेशन वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 है सोडियम का, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है। ये हो गया। अब देख आया ना आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर कन्फ्यूजन हुई है ना, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर नोट्स जो आएंगे उसमें ये कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप्स होते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं आइसोटोप, जिनका एटॉमिक नंबर तो भाई सेम होता है बट इनका मास नंबर अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 3। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखने हैं आपको, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि जो नीचे वाली तरफ हम लोग एलिमेंट में इस तरीके से नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की तरफ मास नंबर लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। बट जो ड्यूट्रियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, मास नंबर 2 होता है। तो हमें इनसे क्या समझ आया कि इनके सबके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट सबके मास नंबर अलग हैं। तो एटॉमिक नंबर इन सबके सेम है बट मास नंबर अलग हैं, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इनके अलग हैं, तो ये हमारे आइसोटोप्स हो जाएंगे। कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। देखो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है तो ये सेम है और ऊपर मास नंबर इनके अलग हैं। तो आइसोटोप है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होते हैं, तो सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा एटॉमिक नंबर तो अलग है बट मास नंबर सेम है, जैसे कि आर्गन और यहाँ पे कैल्शियम। अब इनका देखो एटॉमिक मास दोनों का क्या है, 40 है, बट एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मास नंबर सेम होता है अलग अलग एलिमेंट से, देखो ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, इनका देखो एटॉमिक नंबर तो अलग है बट इनका मास नंबर सेम है, तो ये होते हैं आइसोबार। अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं असर्शन और रीज़न वाले। ठीक है, तो असर्शन रीज़न के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और पहला है, देखो इसमें हमें डायरेक्शन दी हुई है कि असर्शन है, एक ऊपर वाला असर्शन है और नीचे उसका रीज़न है, तो हमें बताना है कि असर्शन उसका ट्रू है या फिर रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, या फिर दोनों के दोनों जो असर्शन रीज़न है वो दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों सही हैं। तो असर्शन रीज़न में हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें ना 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं, ऊपर वाला असर्शन होता है और नीचे वाला रीज़न होता है। असर्शन मतलब ये कहा गया है और ये इसकी वजह से है, इसका ये कारण है या नहीं। अगर दोनों सही हैं तो हम लोग कौन सा लगा देंगे, अगर दोनों के दोनों सही हैं तो हम लगा देंगे कि भाई रीज़न, ये असर्शन भी सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है, तो ए लगा देंगे। बट अगर असर्शन सही है रीज़न गलत होगा तो बी लगा देंगे। अब अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे, देखिए क्वेश्चन करते हैं ना तो समझ में आता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला है कि आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या आइसोटोप्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, देखते हैं। ठीक है, आइसोटोप इलेक्ट्रिकली क्या न्यूट्रल होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या कि आइसोटोप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सोचिए ज़रा।
अब रीज़न क्या है, आइसोटोप्स आर स्पीशीज विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप तो हम लोगों ने देखा था कि इनके तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, तो यानी कि रीज़न तो हमारा फॉल्स हो गया, रीज़न हमारा यहाँ पर हमें गलत दिख रहा है, तो रीज़न यहाँ पर हमारा गलत है, ठीक है, बट असर्शन हमारा करेक्ट है। तब क्योंकि ए ट्रू है और बी रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि ए ट्रू है आर फॉल्स है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है असर्शन है हमारे पास कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्या, यही चीज़ तो हम लोगों ने देखी थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो यानी कि ये वाली चीज़ तो हमारी हो जाएगी करेक्ट कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अ न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बट क्या इसीलिए कि न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए होता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसका मतलब है रीज़न तो भाई हमारा जो है वो करेक्ट नहीं है, तो रीज़न करेक्ट नहीं है बट हमारा ये करेक्ट है, तो रीज़न इसका करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऊपर वाले में सी था नीचे वाले में ये था, तो इसलिए हुआ ना कि भाई ये वाला तो हमारा सही है बट ये जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हुए थे रदरफोर्ड के गोल्ड एक्सपेरिमेंट में, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एटम इज़ वेरी हैवी, तो जो न्यूक्लियस था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, क्या ऐसा था क्या, तो भाई ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं दिख रहा, ये वाला रीज़न इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, 5 देखते हैं हम इसमें असर्शन रीजन, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार हम लोगों ने देखा था कि क्या देखा था, सेम मास नंबर हम लोगों ने देखे थे और उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और आइसोबार के डिफरेंट एलिमेंट्स भी होते हैं, तो इसका मतलब है भाई हमारा तो असर्शन ठीक हम लोगों को दिख रहा है, यानी कि ये वाला ऊपर वाला असर्शन ठीक है। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द आइसोबार इज ऑलवेज डिफरेंट, तो भाई ये वाली चीज़ हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये वाला गलत हमें देखने को मिल रहा है। इसमें आर क्योंकि फॉल्स है, ये वाला हमारा गलत है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिफ्थ है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, साइज न्यूक्लियस का साइज एटम से क्या काफ़ी छोटा होता है, तो ये बात तो सही है। रीज़न है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन हाँ रिवॉल्व करते हैं बट यार इस वजह से न्यूक्लियस छोटा नहीं होता है, इसलिए ये करेक्ट तो ये है बट ये इसका सही रीज़न नहीं है, इसलिए बी हो जाएगा। देखिए ये वाला सही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इसकी वजह से न्यूक्लियस छोटा है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये इसका सही रीज़न नहीं है, ये इसका सही रीज़न नहीं है, तो इसलिए हमारा बी आ जाएगा। क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, असर्शन और रीज़न दोनों सही है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ बी आंसर है ना वहाँ दोनों के दोनों ये भी सही है ये भी सही है बट ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, ये भी सही है बट ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो अब कुछ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, यहाँ पे आंसर्स तो आप लोगों को दिख ही रहे हैं। तो Cl35 एंड Cl37 हैव डिफरेंट वैलेंसी, Cl35 और 37 की क्या वैलेंसी अलग अलग होती है, तो नहीं, वैलेंसी तो सेम होती है। वैलेंसी होती है कि आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो भाई वो तो क्लोरीन की सेम ही रहेगी, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा हो जाता है फॉल्स। नेक्स्ट है CO60 इज़ आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो हाँ जो CO60 है ये आप लोग एप्लीकेशंस में देखेंगे कोबाल्ट की एप्लीकेशन, तो CO60 कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, ये ट्रू हो जाएगा। मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्या जो एटम का मास होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है, तो ये बात भी सही है, ट्रू। 4 है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं। नेक्स्ट है नेट्रियम इज़ अ लैटिन नेम ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या लैटिन नेम नेट्रियम है, तो ये बात गलत है, ये है फॉल्स।
6 है नियॉन इज एन इनर्ट गैस, ये बिल्कुल सही बात है, नियॉन एक इनर्ट गैस है, दिस इज ट्रू। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन में चार्ज होता है वो क्या, न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता ही नहीं है ना, प्रोटॉन में तो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में तो जीरो चार्ज होता है, थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये फॉल्स हो जाएगा। 8th है इफ मेटल आयन M3+ कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। अगर M3+, ठीक है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 7 होगा, यस बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि उसके पास उसने 3 क्या किए हैं, उसने दे दिए हैं, ठीक है, इसलिए अब उसके पास क्या होगा, सॉरी दे दिए यानी प्लस वाला क्या करता है, ले लेता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला हमारे पास हो जाएगा ट्रू, क्योंकि उसने 3 दे दिए हैं तो उसके पास अब 7 रह गए हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली दिस, क्या मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है, तो भाई मास नहीं 1.67 होता है, इन्होंने 16.7 कर दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये 3+ है, प्लस का मतलब होता है ले लेना, तो अब उसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर 7 था, बट उसने अब 10 इलेक्ट्रॉन क्या करें, मतलब सॉरी देखो ये था कि एटॉमिक नंबर 7 था, अब उसने 3 और ले लिए हैं, तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, ट्रू। अब मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली, ये फॉल्स है, पॉइंट गलत लगा हुआ है। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्या कैथोड रे जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ट्रू। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल ऑफ क्लोरीन इज 8, तो आप लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि क्लोरीन का पहला एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद वो किस तरीके से कैलकुलेशन में करते हैं, क्योंकि 2 8 फिर उसके बाद 8 है ना, ऐसे ऐसे करके फिर आप लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगी कैसे किया जाता है, वैसे मैंने जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ है, फिलहाल आंसर इसका फॉल्स है। कार्बन डेटिंग इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ C14, तो C14 की एप्लीकेशन पे ही बेस्ड होती है, इट इज़ ट्रू। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ट्रू। लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, तो सबसे लोएस्ट नहीं हाईएस्ट स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, लोएस्ट को नहीं, फॉल्स। के शेल इन एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 5 6 7 हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। के शेल में हमेशा क्या होते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमेशा ही 2 होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हमने इसमें समरी देखी चैप्टर की, हमने असर्शन रीजन देखा और फिर हम लोगों ने देखे ट्रू फॉल्स। होपफुली आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।